सीनियर आर्टिस्ट नईम ताहिर मॉडल टाउन लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। इनकी सास सजाब इम्तियाज अली भी इसी घर में रिहाइश पजीर रहे। खुद इस्तकबाल किया। फैज अहमद फैज ने उनकी शादी का सेहरा लिखा, जिसे नूर जहां ने गाकर सुनाया था। रेडियो, फिल्म, थिएटर सबके अदाकार रहे, रिसर्च स्कॉलर, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर रहे। इतने ज़्यादा किरदारों से इंसाफ करना और किसी एक में बहुत आगे बढ़ना मुश्किल नहीं हो जाता? देखिए, अगर नीयत हो और मेहनत करनी आती हो और जज्बा जो है वो जुनून की हद तक हो तो बहुत सी चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। वालिद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जबकि वालदा पहली लेडी मुस्लिम डॉक्टर थी। आपने खुद साइंस पढ़ी मगर आर्ट्स में गए, ये कैसे हुआ? मेरे वालिदैन को ये शौक़ था कि मैं या डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बने, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनी। मुझे मेरा ख़्याल में छोटा और लाडला होने की वजह से थोड़ी सी आवारगी की इजाज़त मिल गई थी और मेरा जुनून ऐसा मुझे ले चला कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे, स्टेज, जब गवर्नमेंट कॉलेज में आया हूँ ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा शौक़ बढ़ गया था। उसके ऊपर दिलीप कुमार और इनका कामनी कौशल का इश्क बड़ा मशहूर हो गया तो हम फिल्में भी देखने लग गए। आप भी तो कामनी कौशल पे आशिक हो गए थे। जी, वो मेरा पहला इश्क था कामनी यहाँ आई थी तो मैंने कहा यू आर माई फर्स्ट लव। बेचारी अब तो खैर उनकी सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन नहायत ही नफीस खातून है। तो मैं रेडियो पे जाके तकरीबन रोज़ाना से मेरे मतलब हर हफ्ते ऑडिशन देता था, क्योंकि मुझे बाहर पान वाले ने बताया था, अंदर तो हम जा नहीं सकते थे, कि मियाँ यहाँ ऑडिशन देवे हैं तो लड़के पास हो जाएं, वो फिर उनकी आवाज़ ऊपर आ जाती है। लेकिन हर जुमेरात को ऑडिशन होती थी और हर पीर को मुझे चिट्ठी आती थी कि आप तो नाकाम हो गए। कितनी दफ़ा नाकाम हुए? कम से कम 15-20 दफ़ा तो नाकाम हुआ हूँगा। फिर कामयाब कैसे हो गए? हाँ, फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन मैंने कहा मैं इनसे पूछूं जो साहिबान बैठे हुए हैं कि मुझ में क्या ऐसी गलती है। चुनांचे जब मैंने झांक के देखा कि लिस्ट वहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, वो तो एक क्लर्क बैठा हुआ सबको नो 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 करके मैं फारिग कर रहा है, तो फिर मेरा दिल बहुत टूटा। तो चूँकि पैसे हमें चाहिए होते थे चाय वाय के लिए, तो हमारा एक ग्रुप था जिसमें फजल कमाल थे, मैं था और एक दो और लड़के थे। तो सोचा रेडियो के बगैर तो पैसा कहीं से नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि तुम एक कहानी लिखो, मैं ड्रामा लिखता हूँ, फरहान नज़म लिखेगा, हम रेडियो में एक प्रोग्राम अपना यूनिवर्सिटी मैगज़ीन पेश करते हैं। सुहेल साहब, वो हमने यूनिवर्सिटी मैगज़ीन वहाँ पेश किया। अब मैंने अपनी कहानी पढ़ी, ज़रा फ़नी सी कहानी थी। उस कहानी का नाम था अखबार में अपनी तस्वीर छपने के बाद, यानी पहली दफ़ा एक लड़के की तस्वीर छप गई है और उसको समझ में आता है कि सारी दुनिया मुझे को देख रही है। तो वो मैंने एक फ़नी था। अब वो मैं पढ़ के फारिग हुआ हूँ तो स्टूडियो के दरवाज़े पे एक नॉक हुई और कहा कि जी इजहार काज़मी साहब, उस ज़माने में डायरेक्टर होते थे, वो कहते हैं कि इस लड़के को कहो नईम ताहिर को कि मुझे मिल के जाए। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बार एक और नॉक हुई, उसके बाद एक और नॉक हुई। मुझे 4 प्रोड्यूसर्स ने कहा कि जाने से पहले मैं मिलना। दरवाजे खुल के रेडियो के एकदम से चारों दरवाजे इजहार कहने लगे कि मुझे मियाँ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका लहजा अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, तो आप ड्रामे में काम करेंगे। तो मैं उनकी शक्ल देखने लगा कि देखो मुझसे क्या पूछ रहे हैं उसके बाद से फिर मैं एक ओवरनाइट समझिए कि स्टार ही हो गया था। तकरीबन 10 साल के थे जब पाकिस्तान बना। उस ज़माने की कौन सी याद अभी तक ताज़ा है? हम लाहौर आ गए हुए थे, मैं ऊपर छत पे था, तो वो एक सड़क है जो मुमताज़ दौलताना के घर के पीछे से ममदोट की तरफ जाती है और आगे ड्योर, वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी कत्ल हुआ पड़ा था। दूसरी याद है जब शाह आलमी को आग लगी थी, गड़ी शाहू में शाह आलमी की आग का धुआं नज़र आता था। और तीसरी याद ये है कि मेरे मामू अमृतसर में थे, मीट वोलन मिल्स,
उनके के मालिक, उनको आना था, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी काफ़िले में आएंगे या किसी ट्रेन से आएंगे। तो हम ट्रेन पे जाते थे, तो ट्रेन के बोगी का जब दरवाज़ा खोलते थे तो उसमें से खून स्टेप्स पे बहता हुआ आता था और अंदर लाशें पड़ी होती थी। जिस जुर्रत से लोग यहाँ आते थे कुर्बानी दे के, और बस एक जज्बा था कि हम एक मुल्क में आ गए जो हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क को बनाएंगे। बना या नहीं बना, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान में फ़रोग़ फ़नून के सबसे बड़े अदारे नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ़नून तरक्की नहीं पा सके? सुहेल साहब, ज़िम्मेदार हमारा शऊर है। हम अपने हेरिटेज की वैल्यू नहीं समझते। जो आपको तारीख़ी विरसा मिला है, जो हेरिटेज है, अगर आप उसको नहीं संभालेंगे तो यतीम ही रहेंगे, और ये यतीमी ही हमारी कौम का सत्यानाश कर रही है। एक तरफ तो एंटरटेनर रहे, तफरी, अदाकारी और तहरीर करते रहे, दूसरी तरफ रिसर्च स्कॉलर जैसा संजीदा काम, मेलूहाज ऑफ द इंडस पे पूरी किताब लिख डाली। ये दोनों चीज़ें किस तरह कर लेते हैं? अच्छा, ये एक और जुस्तजू थी। जैसे बुल्ले शाह के अंदर की जाना मैं कौन, तो मैं जानना चाहता था मैं कौन हूँ। चुनांचे मैं कुछ तारीख़ का मुताला करता था। वो सिंध तक पहुँचा, उससे आगे सिंध की तारीख़ पढ़ी, तो देखा कि मेरा ख़ानदान, मेरे वालिदैन जो थे वो सिंध के थे, मेरी वालदा के कश्मीर से थे। तो मैंने दर्जा बदर्जा तारीख़ में पीछे जाना शुरू कर दिया। उस जुस्तजू में मुझे ये मालूम हुआ कि इस खित्ते का कदीम नाम जो था वो मलूहा था, और आप और हम सब मलूहा तारीख़ के हिस्सेदार हैं। आपने ड्रामे लिखे, खुद अदाकारी भी की। आपके ससुर इम्तियाज़ अली ताज और आपके ज़माने में बड़े मयारी ड्रामे होते थे। ये फक्कड़पन कैसे आ गया? आप भी बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं। अब ये हो गया कि इसके अंदर पैसा आ गया। पैसा तो अच्छी चीज़ है। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको सही इस्तेमाल करें। लेकिन थिएटर में अगर पैसा ना हो तो थिएटर करेगा कौन? थिएटर में पैसा है। अगर ये फक्कड़बाजी ना करें फिर भी थिएटर में पैसा है। मैंने मोहम्मद कवी ख़ान को बैंक से छुड़वाया, अली एजाज़ को, इन सब को मैंने कहा कि ये मेरी गारंटी है कि हम ड्रामा करेंगे और मैं किसी ना किसी ने तुम्हारे लिए इतना पैसा मुहैया करूँगा कि जो तनख्वाह तुम यहाँ लेते हो पूरी हो जाए। ये जुनूनी थे मेरे साथ, ये शामिल हो गए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक ड्रामा था आपकी तारीफ़, जो मैंने 1962 में शुरू किया था। उस ज़माने में 100 शो नहीं होते थे। अलहमरा में हुए 30 शो। उसके बाद सारे मुल्क में मैं, यास्मीन, फैज़ साहब की बेटी सलीमा, कवी ख़ान, एजाज़, अली एजाज़, ये सारे हम लोग एक टीम के तौर पे मेले ठेलों तक में करते रहे, टिकट बेच के। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने कहा था उस वक्त तक, जब तक टेलीविज़न आ नहीं गया, इन सब को इतने पैसे मिलते रहे टिकट बेच के। मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने उनकी डायरेक्शन में भी काम किया है। ये थिएटर की बात है। एक थिएटर प्ले था अनारकली, उसमें मैंने एक किरदार अदा किया था जिसमें नईम ताहिर साहब ने खुद अदाकारी भी की थी और डायरेक्ट भी खुद किया था। और मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी की इससे बड़ी ग्रैंड प्रोडक्शन मैंने नहीं की। नाश्ता अहलिया यास्मीन ताहिर के हमरा किया। कितने साल की रफ़ाकत हो गई? एंगेजमेंट हुई थी सन 60 में, उस हिसाब से 60 साल हो गए। शादी हुई थी 62 में, आप समझिए उस लिहाज से 58 साल हो गए। मैं हमेशा सोचा करती थी कि दो लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं भाई, सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहते हैं। अपने अपने शौक़ होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी, पता नहीं, मुझे बड़ा कुछ इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लगती थी।
बट नाउ आई एम गोइंग थ्रू द सिचुएशन माई सेल्फ। नईम बहुत ख्याल करने वाले आदमी, ही नोज़ व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डिसलाइक एंड ही विल नॉट डू थिंग्स विच आई डिसलाइक। अब रेडियो, अब जैसे मुझे सब ने पूछा कि भाई तुम्हारी तो शादी हो रही है तो नईम रेडियो में काम करने देंगे? मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि नहीं करने देंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर दैट। वो कह लगे नहीं नहीं शौहर तो जो चाहे करवा लेते हैं, वो तो घर बिठा देंगे आपको। मैंने कहा अच्छा फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इधर उधर करके तो घर में बिठा दिया, और मैं जानती हूँ कि वो शख्स भी ऐसा नहीं है, बिकॉज नईम इज़ ऑलवेज बीन बहुत हेल्प करते हैं। एज एन एक्ट्रेस भी ऑन स्टेज मैं बिल्कुल रो पड़ती थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्यों मुझे कह रहे हो? कह देते नहीं तुम चलो मैं करवाता हूँ। और बड़ी पोलाइटली और बड़ी अच्छी तरह और हंसते हंसाते 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 वक्त गुजर जाता था, तो इतना लुत्फ़ आने लगता था। लेकिन वैसे नईम जब हॉल में घुस जाते हैं तो फिर वो नईम मेरे मियाँ नहीं रहते, फिर वो कोई और ही चीज़ हो जाते हैं। अच्छा, क्या हो जाते हैं? ऐसे स्ट्रिक्ट। अब जैसे मैं और नाहिद अभी की जो बीवी हैं, हम दोनों बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, तो बातें तो करते हैं भाई। वो कहते थे कि नहीं, जब आप हॉल में आते हैं तो फिर आप समझिए आप काम के लिए हैं। तो हमने कहा हम दूर बैठे हैं, उन्होंने कि जी नहीं, ये मत समझिए कि दूर बैठे हैं या नज़दीक बैठे हैं, जब हॉल में आ गए तो काम करने के लिए। लड़ाई किन बातों पर होती है? तुम बताओ भाई। मैं बेहतर समझता हूँ आप लोग नाश्ता करें। देखिए, जो इख्तलाफ होता है वो इस बात पे कि ये खाना नहीं खाती, इनकी बहुत आदत है खाने को टालना, इसी वजह से फिट रहती है। मैं ये नहीं कि मैं कोई डाइट वगैरह कर रही हूँ, नहीं मुझ पे चढ़ता ही नहीं, खाने जितना भी खाने का। और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं खाने में वो सारी फैटी चीज़ें हैं। ये दवाइयों की चोर हैं। कुछ देखिए वाइटामिन इस उम्र में हमें चाहिए होती हैं, वो मैं इनको ज़बरदस्ती क्या इसरार करके खिलाता हूँ। तो इन दो एक आध चीज़ों पे होती है, और कभी हमारी कोई। इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ तो ये है कि नहीं, जब कोई चीज़ करना चाहते हैं तो फिर फोकस उसी पे रखते हैं। खामी क्या है? खामी नहीं, बात का बुरा भी लगता है, भी मैं कुछ कह रही हूँ तुम कुछ और ही सोच रहे हो बैठ के, लेकिन फिर बाद में रफ्ता रफ्ता समझ में आ गया था कि माइंड फोकस है और उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कर लेने दो जो करते हैं। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हमेशा बहुत शौक़ रहा कि मेरी बेटियाँ हों। भाई बेटियों को आदमी तैयार कराता है, खूबसूरत करता है, बाल बनाता है, ये लड़कों को निक्कर पहनाओ चलो जी बाहर हो जाओ। तो लेकिन बच्चे मेरे इत्तफाक़न, मैं तो इत्तफाक़ी नहीं कहूँ क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, और घरेलू बच्चे थे, और ये भी नहीं कि बाहर नहीं जाते और ये नहीं और वो नहीं, बिल्कुल बाहर जाने वाले, बड़े अच्छी सोच के। हालांकि लड़कों के बारे में कहा जाता है कि लड़के ज़रा बाहर के होते हैं, बाहर जाते हैं, उन सब कुछ होता है, लेकिन मेरे बच्चे कुछ और थे। बाहर जो जाते थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो घर में रहते थे वो बहुत घर वाले होते थे। ये एक गैर मामूली तस्वीरें हैं। ज़ियाउल हक साहब ने एक ज़माने में मुझे कहा, हालांकि मेरी उनकी बनती नहीं थी, कि टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा, तो थ्रू आर्ट्स की हम चाहते हैं थोड़ी सी डिप्लोमेसी करने के लिए, तो आप लोग उधर जाओ। अच्छा, हिजाब का ख़ानदान और ताज साहब का ख़ानदान, इनके सारे ख़ानदान से प्री पार्टीशन ताल्लुक़ात, नेहरू ख़ानदान से। तो हिजाब गई वहाँ, मैं भी गया। तो जैसे वहाँ पहुँची तो इंदिरा को पता लग गया, उसने उनको बुलाया। तो उस सिलसिले में हम लोग गए थे। इट वॉज़ काइंड ऑफ अंडर कवर कल्चरल डिप्लोमेसी समझ लीजिए। वो एक तस्वीर और भी है जिसमें हम तीनों बैठे हुए हैं, इंदिरा भी हैं, हिजाब भी हैं और मैं भी हूँ। ये 1929 की तस्वीरें हैं। 1929 में पहली साइलेंट फिल्म इंटरनेशनल इस सब कॉन्टिनेंट में बनी थी, जिसका नाम था लव्स ऑफ अ मुग़ल प्रिंस। इट वाज बेस्ड ऑन सैयद इम्तियाज़ अली ताज अनारकली। तो वो जो उसका डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, उसने ताज साहब को अकबर के रोल में लिया था। और यहाँ वो जो अनारकली को मशहूर सज़ा दे रहे हैं ना, ये वो है। ये मुझे 18, 19, 20 साल की रिसर्च के बाद ये कहीं से
हासिल हुई हैं। ये जो तस्वीर है ना जी, ये बड़ा बेटा है फरहान, ये मंजला बेटा है, ये छोटा बेटा है। ये यास्मीन को सितारा इम्तियाज़ मिला था। ये अवार्ड है जो इसमें आप ज़ियाउल हक भी खड़े हैं, नवाज शरीफ भी खड़े हैं, लेकिन ये अवार्ड मुझे दिया गया था सऊदी बादशाह ने। ये जो तस्वीर है इसमें ख़ास बात ये है कि ये है हलीम, मेरा सबसे पुराना दोस्त जी। ये जो सेंटर में तस्वीर है ये ताज साहब के वालिद माजिद सैयद शमसुल उलमा सैयद मुमताज़ अली साहब की है। इसके ऊपर अमेरिका में रिसर्च है, वो कहते हैं कि देवबंद का एक मौलवी और तालीम औरतों की बात करें, ये कैसा प्रोग्रेसिव आदमी उस वक्त पैदा हो गया। वो है मोहम्मदी बेगम। अब मोहम्मदी बेगम जो हैं, इनको बहुत कम लोग पहचानते हैं कि इनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये ताज साहब की दूसरी बीवी थी। ये हिजाब इस्माइल, हिजाब इम्तियाज़ अली ताज बन चुकी थी जब इनको पायलट का लाइसेंस मिला है। ये कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इनको मिला था। ये पहली खातून थी इस सब कॉन्टिनेंट की, ब्रिटिश एम्पायर की मुसलमान, जिसको फ्लाइंग लाइसेंस मिला था। और सिर्फ शौकिया नहीं मिला था, ये वर्ल्ड वॉर 2 में वो खतूत डिलीवर करने की भी डाक की जहाज़ में उड़ा के पहुँचती थी। अगर इस तरफ देखिए तो ये मेरे वालिद हैं हाजी मोहम्मद अज़ीम। उसके बाद मेरी वालदा हैं डॉक्टर सरदार बेगम, और जिनको मशहूर थी मोटी डॉक्टरनी, और कहते हैं मोटी डॉक्टरनी के हाथ में शफ़ा है। तो इंडिया से उनकी ज़िंदगी में आखिर तक लोग आके इनसे दवा लेते थे। फरहान की क्या क्या जी अचीवमेंट्स हैं? 3 बेटे और उसमें से फरहान माशाल्लाह सबसे बड़े। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो जाके फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं या आर्ट में चले जाएं, क्योंकि मुझे लगता था इस तरह ये हमसे कुछ खिंच जाएगा, ये किसी और ही दुनिया में रहने लगेगा और हमारा क्या बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब से उसने कुछ नाम पाना शुरू किया वो उससे ज़्यादा हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। अक्सर फ़ोन करता है, कोई मसला हो, पता नहीं उसे कैसे पता चलता है कि कोई मसला हो रहा है, लिहाजा वो फ़ोन करके पूछेगा क्या हाल है अम्मी, मैंने ये सुना, मैं भी कहाँ से सुना, आपको इससे क्या कि कहाँ से सुना, आप मुझे बताएं। मैं आपको फरहान की अचीवमेंट्स बताता हूँ। इसने वो काम किए हैं मेजर जो एशिया के किसी एक्टर ने तारीख़ में नहीं अचीव किया। रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर का, ही हैज़ प्लेड रिचर्ड थर्ड, जिस पे अब इसको अवार्ड भी मिला है। ओथेलो टाइटल रोल, जिस पे ओबामा ने इसको बुलाया था कि ये क्या अजीबोगरीब आदमी है कि अंग्रेज़ जो तरसते हैं रोल करने के लिए, और मैं उसका हर मेजर प्ले जो है ना यहाँ से फ्लाई करके जाके देखता हूँ। हॉलीवुड में कितनी फिल्मों में काम कर चुके? अनगिनत। आयरन मैन, एस्केप, जिसमें ये और श्वार्ज़नेगर तीनों इकट्ठे थे, टेलीविज़न के बेशुमार सीरियल। अब तो करोड़पति अरबपति होंगे। नहीं, मुफलिस है। यास्मीन ताहिर ने घर पर बिल्लियां पाल रखी हैं। घर वालों को बिल्लियों से खास उनस है। लाइब्रेरी में आए। सुहेल साहब, इसको आप मेरी लाइब्रेरी का एक हिस्सा भी कह सकते हैं, इसे एक वर्कशॉप भी कह सकते हैं, और इसे कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी है कि मेरे ख़ानदान की जितनी हेरिटेज है उसको मैं किसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इस काबिल बना दूँ कि जिसको दिलचस्पी हो वो उसको रेफ़र कर सके। जितनी कदीम किताबें हैं, कदीम खतूत हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के खतूत सैयद मुमताज़ अली के नाम। सबसे पुरानी किताब कौन सी है और सबसे अहम किताब आप क्या समझते हैं जो आपके यहाँ ख़जाने में मौजूद हो? मेरे ख़्याल में सबसे अहम किताब तो सैयद मुमताज़ अली साहब की किताब है हकूक़ निस्वां, कुरान पाक की रोशनी में। सबसे अहम किताब वो है जिसने एक रेवोल्यूशन इस मुल्क में पैदा की। और अगर आप देखिए तो वो किताबें हैं जो मोहम्मदी बेगम साहिबा की लिखी हुई हैं, जो ताज साहब की वालदा थी। ताज साहब की वालदा की। अच्छा, फिर इसके बाद मसलन ये तस्वीर है अलहमरा की,
ये वो अलहमरा है जो ओरिजिनल अलहमरा था। इसकी तस्वीर उनके पास किसी के पास भी नहीं थी, मैंने संभाल के रखी भी है। तो अलहमरा नाम किसने रखा था? अलहमरा नाम रखा था चुगताई साहब और सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने मिलके। ये इन्होंने जो फ़नून लतीफ़ा की इस्लामी ट्रेडिशन है उसके हवाले से उसका नाम अलहमरा रखा था। मार रोड पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की तामीर व तरवीज में आपका क्या किरदार रहा है? सोहेल साहब, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ गाय भैंसें चरती थी। ये ज़मीन जो थी ये अलहमरा के नाम नहीं थी। मैंने ये ज़मीन पैसे दे के जमा करके, पैसे कुछ ग्रांट, कुछ डोनेशंस, कुछ अपने पल्ले से ये ज़मीन 4 एकड़ ख़रीदी। मैंने यहाँ एक ओपन एयर थिएटर स्टेज बनाया, जहाँ हम यहाँ बैठे हैं यहाँ ओपन एयर थिएटर था जिसमें 3-4 हज़ार आदमी बैठ सकते थे। तो एक ख़ास मौके पे यहाँ अयूब खान साहब आ रहे थे, तो मैंने ट्रेस पास करके अयूब खान साहब से रिक्वेस्ट की कि मैंने ये पूरा सेंटर प्लान किया हुआ है, आप कल्चरल पैक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है जब बड़ा ट्रुप बॉल्शवे बैले टाइप का आता है और मैं उसको ग्राउंड पे परफॉर्म कराता हूँ, कोई फैसिलिटी नहीं होती। तो खैर मैंने अपना छोटा सा लेक्चर तैयार किया हुआ था, एक मॉडल बनाया हुआ था, मॉडल दिखाया। मैंने कहा सर ये मुल्क की खातिर हमने कोशिश की है, आप अगर इसको फ़ंड कर दें। कितनी फंडिंग हुई थी? उस वक्त फंडिंग हुई थी मौके पर 10 लाख रुपया सालाना, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1967 की। ये कितने में बना है टोटल? अब मुझे ये टोटल तो पता नहीं कितने में बना है। मुझे जब यहाँ पैसे आ गए तो फिर मुझे, आप जैसे जानते हैं कि अफसरान बाला जो हैं उनको एहसास होता है कि अब उनकी ज़िम्मेदारी हो गई, ये मेरी नहीं है, लिहाजा मुझे फ़ारिग कर दिया गया था। बहुत देर मुझे फ़ारिग रखा गया, फिर वो फंस गए। ये हॉल बना रहे थे, ये एक बड़ा टेक्निकली परफेक्ट हॉल है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में, वो इनको बनाना नहीं आ रहा था। इन्होंने रिपोर्ट दे दी सवार खान को कि ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, ये वर्केबल ही नहीं है। लिहाजा PWD की सिफारिश ये है कि ये औकाफ के डिपार्टमेंट को दे दी जाए। सवार खान ने उस पर ऑर्डर कर दिया कि उसको दे दी जाए। मैं एज़ वन प्राइवेट इंडिविजुअल आई वेंट टू द कोर्ट, बहुत मैंने स्ट्रगल की, मैंने स्टे ऑर्डर लिया। जब मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया तो इतने में जनरल जिलानी आ गया। जिलानी आर्ट्स एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा दिल रखता था। उसने मुझे बुलाया कि नईम साहब आप क्यों नाराज़ हैं? मैंने कहा आप लोगों की जो हरकतें हैं उस पर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? कहेंगे नहीं, आपको मैं एक शर्त देता हूँ, कर लगाता हूँ, आपके ख़िलाफ़ सारे केसेस हम रोक देंगे। मैं बयान दूंगा कि नईम ताहिर ठीक है, हम गलती कर रहे थे, आप मुझे ये मुकम्मल करके दिखाएं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करूँगा। तो 14 अगस्त 1981 को इसको मैंने मुकम्मल करके इस पे नूरजहाँ की आवाज़ से इसकी इनॉग्रेशन कर। केनार रोड पर वाक़या नामवर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा के दफ्तर आए। देखें, पाकिस्तान की जो तारीख़ है अदब और सक़ाफ़त की, उसमें इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं पैदा की है पाकिस्तान ने। इम्तियाज़ अली ताज साहब, फैज़ अहमद फैज़ और फिर सूफ़ी तबस्सुम, ये एक टॉप टियर था। उसके बाद दूसरा टियर जो आया है उसमें फिर नईम ताहिर साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, शुएब हाशमी वग़ैरह।
तो इन लोगों ने संभाला उस काम को। वो एक ब्रीड थी, वो एक ज़माना था, वो एक दौर था, और उसमें इस तरह की शख्सियात थी। उनमें से एक नईम ताहिर। घर वापस पहुंचे। इनके जाती दोस्त और मारूफ अदाकार कबीर खान घर पर उनको मिलने आए। मैं लकी इसलिए था कि इब्तिदा में आर्ट काउंसिल में मुझे जगह मिल गई अंदर जाने की, तो आर्ट काउंसिल से ही फिर मैं टेलीविज़न में चला गया और मुझे ये सआदत मिल गई कि मैं पाकिस्तान टीवी का पहला एक्टर बन गया। वो 100% बुनियाद पड़ गई मेरी ईद की वजह से, और उसमें सर फहरिस्त नाम जो है वो नईम ताहिर साहब का था। तो हम इनके मिजाज को, इनकी परफॉर्मेंस को, ये बला के और कमाल के, इनके कुछ कहना नहीं चाहिए कि ये ऐसे डायरेक्टर थे और वैसे डायरेक्टर थे। हर चीज़ में ये काम बाकमाल शख्सियत थी। तो इनको मैं फॉलो करता था चुपके और अपनी इमारत को मजबूत करता जाता था। बेटे अली ताहर, कबीर खान और दीगर अहबाब के हमरा दोपहर का खाना खाया। इनके साथ काम करने का बहुत सारा मौका मिला मुझे, और मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मिला। मैंने इनकी डायरेक्शन में शुरू की एक्टिंग। फिर एक टाइम ज़िंदगी में आया जब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा था टेलीविज़न के लिए। मैंने एक तो ये देखा कि अब्बा हार मानने को ऑप्शन ही नहीं समझते। दूसरे मैंने देखा कि टाइम की वैल्यू वो अब्बा से मैंने वाकई सीखी है। फिर आर्टिस्टिकली अपने आप को एक्सपैंड करते रहना, कि आप नई नई चीज़ें करते। अब्बा के बारे में जितनी बात करूँगी और जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, लेकिन अब्बा की कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो ज़िंदगी में मेरे लिए एक इंस्पिरेशन, और कुछ ऐसी हैं जो मेरे लिए एक सबक बन गई। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। अगर आप उनकी बाकी चीज़ें देखें, एज अ राइटर he has written for the screen, he's written for stage, he's written for television, he has written for newspapers. इसी तरह मेरी ज़िंदगी में जब मैंने एक्टिंग वगैरह शुरू की, तो शुरू में मुझे अभी अच्छी तरह याद है मेरा पहला प्ले, मेरा ख्याल है उस प्ले का हॉल जो था उसमें शायद 50 लोग मुश्किल से बैठ सकते होंगे। लेकिन टू गिव मी सपोर्ट, ही फ्लू from Pakistan all the way to San Francisco and came and saw my show. And Allah ke fazl se, he has also seen me perform in front of now 2,000 people or 3,000 people. नईम साहब वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं नईम साहब को हमेशा कहती हूँ जैसे मेंटोर होते हैं ना, मेरा मेंटोर दोस्त है नईम ताहिर साहब। इनकी बीवी मेरी सहेली हैं, जो कि बहुत ही बेवफा सहेली हैं, लेकिन नईम साहब आप मेरे बहुत ही नज़दीक और मुझे याद रखने वाले दोस्त। बहुत याद आते हैं आप मुझको। बड़े स्मार्ट तो आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे नईम साहब आपको, ज़रा नहीं पता चलता, बड़े चोर उम्र के हैं आप। कबड्डी खेली, खत्ताती सीखी, कैंसर के सर्वाइवर हैं, ज़िंदगी की 80 से ज़्यादा बहारें देख चुके हैं, और 70 साल तो आपकी फ़नी ज़िंदगी का सफ़र है। माहसल क्या है? सुहेल साहब, ज़िंदगी का सबक आप हर रोज़ सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं अगर आप ज़िंदगी को देख रहे हो तो। मैंने जो मोटा सबक सीखा है वो ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप समझते हो कि कोई मकसद इस काबिल है कि उसे हासिल किया जाए, तो उसके लिए जी जान से पूरी तवज्जो से कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला आम तौर पर आपको कामयाब कर देता है। बॉलीवुड की फिल्मों को अरूज से अरूज मिल रहा है, जबकि चंद 100 मील दूर लॉलीवुड बंद पड़ा है। वहाँ अरूज की क्या वजह और यहाँ जवाल की क्या वजह? आप ऐसी बातें करते हैं जिसमें कई कई घंटे आदमी बात कर सकता है। सूरत ये है कि हम एक
कंफ्यूज्ड नेशन है। हम फ़नून लतीफ़ा का एहतराम करना नहीं जानते, हम उसका इस्तेमाल करना भी सही नहीं जानते। फ़नून लतीफ़ा एक कौम के वक़ार और इज़्ज़त और किरदार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने फ़नून लतीफ़ा को इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है, जैसा कि सोशलिस्ट मुल्क करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत, खा वो फ़ौजी हो, खा वो सो कॉल्ड जमहूरी हो, मैं सो कॉल्ड जमहूरी कह रहा हूँ, उनकी ये प्रायोरिटीज़ में नहीं आया। कभी हर तरफ अदबी मीनार नज़र आते थे, अब ना नावल, ना शायरी, ना ड्रामा, ना तख्लीक, कोई बड़ा नाम ही नज़र नहीं आता। इस पस्ती की वजह क्या है? इसलिए कि हमारा जो सरकारी मुलाजिम है वो फ़ैसले करता है, और वो जो फ़ैसले करता है उनको उस फ़ैसले करने के लिए मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। मैं यहाँ एकेडमी में भी कुछ दिनों पढ़ाता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज अकेडमी। सिविल सर्विस में एक आध लेक्चर मेरा होता था कल्चर पे, अब वो उन्होंने बंद कर दिया है। फजूल चीज़ है ना। तो हुकूमतों में सबसे ज़्यादा अहम सरकारी एहलकार होते हैं जिनके जहन को इतना रोशन करना चाहिए और उनके अमल को इतना सराहना चाहिए कि वो अच्छा अमल कर सकें। लेकिन अगर जो उनको हुक्म देने वाले हैं उन्हीं को कोई अक़ल ना हो, वो ही खुद आगाह ना हो, उन्हीं का इल्म महदूद हो, तो फिर यही करेंगे ना, क्योंकि भूख सबको लगती है, भूख सबको नज़र आती है, पेट भरते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनका पेट भरता ही नहीं, फट जाए फिर भी नहीं भरता। अहलिया यास्मीन के साथ 60 साल से ज़्यादा गुजार चुके उनके वालिद इम्तियाज़ अली ताज, दादा सैयद मुमताज़ अली, और वो ख़ुद भी सेलिब्रिटी थी, ज़िंदगी में उनके नाज नखरे तो उठाने पड़े हों। देखिए, हमारी शुरू से दिन से दोस्ती रही है, ना उन्होंने कोई नाज किया, ना मैंने कोई नखरा उठाया, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ की। शादी एक प्यार मोहब्बत का बॉन्ड है और हमारी मोहब्बत की शादी है, तो हमने मोहब्बत को बदनाम नहीं होने दिया। मलकाए तरन्नुम नूर जहाँ फैज़ अहमद फैज़ और सैयद इम्तियाज़ अली ताज से नशिस्ते रहीं, उनसे क्या सीखा, क्या शेयर करना पसंद करेंगे? इन सब के साथ हमारा तकरीबन रोज़ का मेल जोड़ा। नूर जहाँ तो अब अभी अंदर जिस सोफ़े पे आप बैठे हुए थे, ये नूर जहाँ का हाइड आउट था। जब वो उदास परेशान होती थी ना, तो यहाँ आ जाती थी, तो और बातें करती थी, और ऐसी ऐसी बातें करती थी जो कहती थी मैं किसी और से नहीं कर सकती। तो मैंने ये सीखा, जैसे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं मेरे जो फ़राइज़ हैं उनको माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो तुम्हारे फ़राइज़ इंसानों की तरफ हैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप ये एहसास रखें तो ये सबसे बड़ा एहसास है जो मैंने इन लोगों से मुलाकात के साथ सीखा। अब और मसलन नूर जहाँ मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उनके साथ मेरी मुलाकात रही। मुझे उन्होंने हैरान कर दिया एक दफ़ा, जब वो क्लीवलैंड के अस्पताल में दाखिल थी, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो अपने एमरजेंसी थिएटर में से निकाल के लाई गई तो लेटी हुई थी, तो मैं उनको देखने के लिए गया था वहाँ। तो होश में आया तो बहुत खुश हुई कि मैं आया हूँ। फ़ौरन अच्छी उनके साथ होता था, आपने देखा होगा। मैंने कहा अच्छी इनके लिए कोफ्ते बनाओ, ये करो। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आया हूँ भाई, मुझे तुम्हारी खैरियत मालूम करनी है। तो कहने लगी मालूम नहीं क्या होगा, और मेरे हाथ में हाथ रख के कहते हैं भैया आप मेरी ज़िंदगी की कहानी लिख दीजिएगा। मैंने कहा नूरजहां मैं लिख दूँ? मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। कहती लेकिन जो बातें मैंने आपसे की हैं वो किसी और से की नहीं। तो आप लिख रहे हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी? अब मैं एक मखमसे में हूँ कि ज़िंदगी की वो बातें जो वो ख़ुद किसी और को नहीं कह सकी। नहीं, अगर उन्होंने आपको इजाज़त दिया तो आप? हाँ, अब मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ
कि शायद उन्होंने मुझे इसीलिए कहा, मरने से पहले एक दफ़ा फिर कहा, शायद उनके दिल पे जो बोझ थे, जिस तरह से दुनिया ने उनसे सलूक किया था, जो उन्हें चोटें लगी थीं, वो चाहती थीं कि कोई वो ज़ख़म दुनिया को दिखा दे कि नूरजहाँ जो नूरजहाँ है वो किन मराहिल से गुज़र के वो नूरजहाँ बनी है। आप अदबी नक़ाद भी हैं, आपको खुद शायर कौन सा पसंद है और सिंगर कौन सी पसंद है? सिंगर तो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ है और नूरजहाँ रहे। इसके बाद देखिए मेहदी हसन, ये दोनों की बड़ी बात ये है कि लफ्ज़ इतना अच्छा अदा करते हैं। फिर इकबाल बानो है, फरीदा खानम है, बहुत से अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। शायरों में असल में हर कहने की बात जो थी ना, जो कही जा सकती थी, वो तो गालिब कह गए। इसके बाद और लोगों ने किया। अल्लामा का एक और अंदाज़ है, क्योंकि मैं समझता था कि अल्लामा के कलाम को ज़ाया किया जाता है कव्वाली बना के या मरसिया बना के। अल्लामा आपको एक्शन पे, आपको किरदार पे, आपके ताकत आपको देते हैं। उसके बाद फिर मुझे बहुत हसास शायरा ये परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, और एक आदमी है जो एक शेर से शायर बन गया, इसका एक शेर मशहूर हो गया है और वो दुनिया में शायर बन गया है और छुपाता नहीं अपना। शहाब नज़ीर, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।